हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएपी फिजिक्स एक्सप्रेस। क्या आप जेई और नीट के स्टूडेंट्स हैं और जेई में 2026 के सेशन 1 में आए हुए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से कुछ सीखना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपका टाइम भी सेव करूंगा और साथ ही साथ में आपको पूछे गए क्वेश्चंस के प्रॉपर सॉल्यूशंस और उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं उस पर बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे नंबर वन क्वेश्चन हमारे पास है। एक कोई रोड है जिसका मास m है और लेंथ l है और उसको हमने दो आइडियल स्ट्रिंग से अटैच किया है। हमें टेंशन फाइंड आउट करना है लेफ्ट स्ट्रिंग में अगर राइट स्ट्रिंग को हम कट कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा कि अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बात करते हैं तो यहाँ पर रोड पे फोर्स कौन कौन से लग सकते हैं। एक mg फोर्स लगेगा, एक टेंशन इसका लेफ्ट वाली स्ट्रिंग में और दूसरा राइट वाली स्ट्रिंग में। तो अगर हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो आप लिख सकते हो 2t इक्वल टू mg, मतलब आपका जो टेंशन है वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, mg/2। बट ये कंडीशंस तो तब है जब आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात कर रहे हो। लेकिन क्या होता है जब आप राइट स्ट्रिंग को कट कर देते हो? तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जब हम राइट स्ट्रिंग को कट करते हैं तो डायग्राम हमें कुछ इस तरह का नजर आता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे ही हम राइट स्ट्रिंग को कट करते हैं तो ये जो पॉइंट P है ये लेफ्ट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे अगर हम देखें तो रोड का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। अगर हम दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो जो P पॉइंट है वो हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बनती है। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, हम यहाँ सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे टॉर्क अबाउट पॉइंट P, राइट। जैसा कि आप जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स जो है वो हमारा mg है और यहाँ पर इस p पॉइंट से mg की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, l/2। तो टॉर्क जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, I अल्फा, और यहाँ पे ये किसके बराबर है, mg l/2 के बराबर है। अब आप देखो इस P पॉइंट के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं रोड का तो वो कितना होता है, ml² by 3। तो ml² by 3 मल्टीप्लाई अल्फा, इट शुड बी इक्वल टू mg l/2। यहाँ से हम अगर एंगुलर एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे दिस विल कम आउट टू बी अल्फा इक्वल टू 3g/2l। अब हमें एक चीज पता है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखें, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हमें टेंशन बताना जस्ट आफ्टर राइट स्ट्रिंग इट कट। तो जस्ट आफ्टर अगर हम देखेंगे तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा होगा ए एक्सीलरेशन से। तो पहले हमें यहाँ पे लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू आर अल्फा, राइट। तो ए की वैल्यू आर कितना हो जाएगा बेटा, पी पॉइंट से लेकर के इसके सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो l/2 और यहाँ पर अल्फा हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया 3g/2l। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो लीनियर एक्सेलरेशन आपका आ गया सेंटर ऑफ मास का 3g/4। तो अगर हम यहाँ पे नेट फोर्स की इक्वेशन लिखें तो वो आ जाएगा मेरे पास, जैसा आप देख पा रहे हैं mg, ये t, mg माइनस टी इट शुड बी इक्वल टू ma। तो m मल्टीप्लाई 3g/4, यहाँ से हमने टेंशन कैलकुलेट किया एंड इट विल कम आउट टू बी mg/4। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है बेटा, ये mg/4। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत किए। तो अब यहाँ से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आपको रिवाइज करना चाहिए, यस डेफिनेटली द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडीज, राइट। जिसमें हम लीनियर ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की केसेस देखते हैं जहाँ पे हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं और टॉर्क को भी बैलेंस करते हैं। बट चूंकि यहाँ स्ट्रिंग कट हो चुकी है तो डेफिनेटली टॉर्क पिक्चर में आएगा। आपको उसको एंगुलर एक्सीलरेशन से रिलेट करना पड़ेगा, लीनियर एक्सीलरेशन से रिलेट कीजिए और आप अपने टेंशन को फाइंड आउट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो हमारा लॉजिक गेट से रिलेटेड है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। जैसे देखो अगर हम देखें तो इसको दो मेथड से कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो डायग्राम में मैंने यहाँ पर ए और बी जो इनपुट है, आप देख सकते हो कि ये जो आपको दिख रहा है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है ये नॉट गेट होता है। तो आपका ए इनपुट बन जाएगा ए बार और बी बार, राइट। ये वाला जो गेट है ये आपका होता है बेटा और गेट, राइट। लेकिन और गेट के आगे जब इस तरह का डॉट बन जाता है तो ये बन जाता है नॉर गेट। मतलब और गेट क्या होता है बेटा, जो भी आपका ए बार बी बार है उसको ऐड कर दो और नोट के करंट से इस पे एक और डैश ऊपर की तरफ आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ का ये इनपुट निकला फिर यहाँ पर एक और नॉट गेट है, मतलब इसका भी क्या हो गया, एक और नॉट बन गया। तो आप देखो बेटा जैसे उल्टा का उल्टा क्या हो जाता है सीधा, वैसे नहीं का नहीं वापस क्या बन जाएगा बेटा आपका सेम, ए बार प्लस बी बार। अब एक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए कि जो ए बी बार है वो किसके बराबर होता है, ए बार प्लस बी बार। तो ये जो आपका है ए बी बार, ए बी जो है वो किसका होता है बेटा,
अगर हम बात करें सिंबलिकली तो ए बी जो होता है वो एंड गेट होता है और उसके ऊपर अगर इस तरह से बार बन जाए तो नैंड बन जाता है। तो ये नैंड गेट, तो अगर आप देखे जाए तो ये पूरा सर्किट जो है वो नैंड गेट को शो कर रहा है। हमारा आंसर बनेगा बेटा यहाँ पे 3। लेकिन अगर मान लो आप बोलोगे सर मेरे को तो इस तरह की आइडेंटिटी याद नहीं आती, तो इसका एक और अच्छा मेथड है, आप एक ट्रुथ टेबल बना लो जिसमें ए बी लिखो और फिर हर पॉइंट पे ये लिखते जाओ कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है, राइट? जैसे ए अगर आपने 0 लिया, बी 0 लिया, तो ए बार बी बार कितना बन जाएगा बेटा? 1 1। अब इन दोनों को ऐड करा, 1 + 1 क्या आता है? आउटपुट बूलियन अलजेब्रा है, तो 1 आएगा और उसका नोट क्या आएगा बेटा? 0 और उसका भी नोट वापस क्या बन जाएगा? 1। तो इस तरह से आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ए, बी अगर 0 0 है तो आउटपुट 1 है, 0 1 है तो आउटपुट 1 है, 1 0 है तो आउटपुट 1 है, 1 1 है तो आउटपुट 0 है। तो ये जो ट्रुथ टेबल बनती है, ये बेसिकली किसकी बनती है बेटा? नैंड गेट की, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको दिया है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी, राइट? और आपको कुछ ऐसी इक्वेशन दी है और यहाँ पे कांस्टेंट है, पी प्रेशर है, रो डेंसिटी है और वी स्पीड है। देखो बेटा ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से हो सकता है कि क्वेश्चन की कुछ टर्म्स यहाँ पे मिसिंग हो, बट जो क्वेश्चन हमें स्टूडेंट से मिले हैं या कई अदर सोर्सेज से मिले, मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे इसको फाइंड करना कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, राइट? अगर आप देखें तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से आया है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज किया है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि अगर जो भी टर्म्स ऐड हो रही है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो चाहे राइट हैंड साइड पर हो, उसमें हर टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि डायमेंशंस ऑफ द पी इट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एटी स्क्वायर बाई बी और डायमेंशन ऑफ हाफ ऑफ रो बी स्क्वायर। बट मेरा ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे ए बाई बी का डायमेंशन निकालना। तो मैंने क्या किया, पी पी क्या होता है बेटा? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स और एरिया का डायमेंशन लिखा, डायमेंशन ऑफ ए बाई बी लिखा और साथ में टी टू। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट ए बाई बी का डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया एंड इट विल कम आउट टू बी m1 l-1 t-4, राइट? तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा, ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज से लिया गया क्वेश्चन है। अलग अलग जगह बहुत सारे क्वेश्चंस अगर हम देख पा रहे हैं तो वहां पे कहीं कुछ लोगों ने तो इसको व्हीट स्टोन ब्रिज देख करके सोल्व कर दिया है और डेटा को उसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर दिया है। बट इस तरह का चीज आया है कि ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम है, अब इसको कैसे सोल्व करें? तो ये वाला क्वेश्चन लिटिल बिट आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो आप जब भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप चाहो तो इसको सोल्व कर लो। अगर आप क्लासरूम में होते हो तो इसका एक फाइनल रिजल्ट निकलता है, वो हम आपको बता देते हैं, तो उससे तो ये और आसानी से हो जाता है। लेकिन जब आप ऐसे सोल्व करने जा रहे हो तो थोड़ा-सा ये लेंदी हो सकता है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि पहले एक बार बाकी के क्वेश्चन सोल्व कर ले और लास्ट में थोड़ा टाइम सेव करके इसके पास ज़रूर आएँ। चलिए देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एक्सटर्नल सर्किट लिया है, 9 वोल्ट और 1 ओम का एक सर्किट है, 1 ओम, 2 ओम और इस तरह से। मैंने बोला कि लेट्स सपोज जो करंट जा रही है वो आई जा रही है और उसको मैंने डिवाइड कर दिया एक्स और वाई में। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, ये एक्चुअली क्या है कि रेजिस्टेंस रिवर्स हो गए। तो इसमें करंट भी क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक्स जा रही है, इधर वाई जा रही है, तो उधर वाई जाएगी वापस, फिर एक्स जाएगी और रिमेनिंग अगर हम केसीएल का अगर यूज करेंगे तो यहाँ पर 1 ओम से एक्स माइनस वाई करंट जाती हुई हमें नजर आएगी। अब हम क्या करेंगे बेटा? सिंपल, मैं यहाँ लगाऊंगा केवीएल। केवीएल लगाने का तरीका क्या है? मैंने ए पॉइंट पे मान लिया कि जो मेरा पोटेंशियल है वो वीए है और बी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो क्या है बेटा? वीबी है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वीए वीए माइनस एक्स इंटू वन। जैसा आप देख पा रहे हैं बेटा मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है? मैं ऐसे जा रहा हूँ। आप देखना वी ए से लेकर के मैं बी तक आऊंगा, राइट? तो वीए फिर माइनस आप लिखते हो आई इंटू आर, आर तो यहाँ पे वन है इसलिए एक्स आ गया। फिर वापस माइनस आई एम सॉरी, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सिमेट्रिक सर्किट का यूज कर रहे हैं। तो सिमेट्रिक सर्किट का यूज कर रहे हैं तो पहले मैं ए से चल करके मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस लूप की बात कर रहा हूँ बेटा, है ना? तो इससे चल करके मैं वापस इस पे आ रहा हूँ, ठीक है? तो वीए से मैंने स्टार्ट किया, फिर माइनस मैंने एक्स किया, माइनस फिर वापस मैंने लिखा एक्स माइनस वाई, फिर मैं इधर गया प्लस का 2y और वापस वी आ गया, ठीक है? ऐसा करने से मेरे पास x और y में एक रिलेशन आ गया, x इक्वल टू 3y/2, ठीक है? और टोटल करंट मेरी कितनी है बेटा? x प्लस वाई। तो मैंने यहाँ पे टोटल करंट और x को y की टर्म्स में निकाल दिया। अब मैं ऐसे जा रहा हूँ, ये ए से लेकर के बी तक जा रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल मेरा ए पर वी ए है माइनस एक्स इंटू वन माइनस टू वाई
इक्वल टू वीबी, तो वीए माइनस वीबी कितना आ जाएगा मेरा एक्स प्लस 2y के बराबर, राइट। अब मैंने एक्स और वाई अगर आप देख पा रहे हो तो वीए माइनस वीबी भी मैंने वाई के टर्म्स में निकाल दिया, राइट। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जितने भी रेजिस्टेंस है, इन रेजिस्टेंस को हटा करके अगर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस निकाल ले और उसकी वैल्यू जो आर इफेक्टिव के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वीए माइनस वीबी डिवाइड बाई आई। अब वीए माइनस वीबी कितना आ गया बेटा, 7y/2, और करंट जो है मेरे पास कितनी है, 5y/2, राइट। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 7/5 ओम। तो मेरे पास आर इफेक्टिव आ गया यहाँ से 7/5 ओम। क्या मैं आई निकाल सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आई निकालने के लिए क्या करोगे, इस पूरे रेजिस्टेंस को यहाँ पे 7/5 ओम से रिप्लेस कर दो, राइट। तो टोटल अब 7/5 और 1 ओम जो ये आपको दिख रहा है ये सीरीज में हो गए। तो आई इक्वल टू आ जाएगा पोटेंशियल बैटरी का कितना, 9 डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस 1 प्लस 7/5। तो इसको सोल्व करोगे बेटा 15/4 एम्पियर आपको करंट आई यहाँ से जाती हुई नजर आई। हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा 1 मिनट के अंदर। तो 1 मिनट के अंदर हीट प्रोड्यूस निकालना है तो H इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, आई स्क्वायर आर टी, और आई की वैल्यू कितना है बेटा, 15/4 इंटू 15/4, आर मेरे पास 7/5 है, और टी चूंकि 1 मिनट में पूछा है, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने 1 सेकंड कर दिया तो उनका आंसर नहीं आया। तो जब 1 मिनट की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 60। कैलकुलेशंस अगर आप कर सकते हो बेटा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 118.25 जूल। देखो बेटा, मुझे पता है कि आप प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई ये आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन आया। तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत कम टाइम में यहाँ पे रिवाइज करवाने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे तो वो आ जाएगा 1181.25 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका जो है एटम्स जो है चैप्टर से रिलेटेड है, कि कोई एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है और गोल्ड न्यूक्लियस पे जाके वो अप्रोच करता है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताना, ठीक है। अगर देखो आप जानते हो कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका चार्ज कितना होता है बेटा, प्लस का 2e, और गोल्ड न्यूक्लियस है उसका जेड जो है वो कितना होता है मेरे पास, 79e, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि होगा क्या, कि जैसे आप जान पा रहे हो कि गोल्ड न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर 79 है, तो उस पे चार्ज कितना आ जाएगा, 79e, राइट। अब आप यहाँ देखो कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी जानते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल आएगा और यहीं कहीं जाके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा बेटा, क्योंकि दोनों के दोनों चार्जेस जो है पॉजिटिव है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आपको दी है 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 7.7 इंटू 10⁻⁶। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और यहाँ पे मैं लिखूंगा के Q1 Q2 अपॉन आर। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर मुझे मैसेज करें कि सर यहाँ पे डाउट्स है, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, राइट। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आर की जो वैल्यू है वो नियरली मिलती है 2.95 इंटू 10⁻⁻5 नैनोमीटर के आसपास, जो कि जो ऑप्शन दिए हुए थे उन ऑप्शंस में से थोड़ा सा मिसमैच हुआ है। इसका मतलब या तो वो ऑप्शंस जो हमें मिले हैं बच्चों के माउथ से, मेमोरी बेस जो मिले हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, बट इसका करेक्ट आंसर यही होगा 2.95 10⁻⁵ न्यूटन मीटर। कॉन्सेप्ट इतना सा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कैपेसिटर से रिलेटेड है। इसमें आपको बोला है कि कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, कब, जब वो एयर फील्ड है, मतलब जब दो प्लेट के बीच में एयर है। तो आप जानते हो उस टाइम पे हमारा फॉर्मूला क्या लग जाता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d। लेकिन अगर मान लो मैं कोई डाई इलेक्ट्रिक यहाँ इंसर्ट कर दूं जिसकी थिकनेस d/3 है, राइट, तो मुझे बताना अब नया कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया भी था, या आप जानते भी होंगे, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो आप जानते होंगे कि अगर हम कोई भी डाई इलेक्ट्रिक यहाँ इंसर्ट कर देते हैं तो सीडीएस लिखने का तरीका क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए तो रहेगा ही रहेगा। अब रिमेनिंग जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, देखो डी तो टोटल डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स, और d/3 की थिकनेस है, यानी d माइनस d/3 प्लस, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं d/3 डिवाइड बाई इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस d/3 प्लस d/3 डिवाइड बाई 3, डी बाई 3 डिवाइड बाई के, राइट। तो इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो एप्सिलॉन नॉट A/d, ये इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो आपके पास ये आएगा एप्सिलॉन नॉट A/d और मल्टीप्लाइड विद 9/7, मतलब यहाँ से आपको मिला 9/7 टाइम्स ऑफ C। इसको करने का एक और मेथड है, आप ये एज्यूम कर सकते हो कि ये जो स्ट्रिप आपने रखी है इसको आप थोड़ा सा राइट साइड में इसको क्या कर लो, स्विच कर लो, और यहाँ पे
जो बाकी बची हुई डिस्टेंस है, आप ऐसे मान सकते हो कि सर ये इस टाइप से है, यहाँ पे हमने डाइइलेक्ट्रिक रख दिया, इसके रेफरेंस में हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो आप ये देख सकते हो कि 2 कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड हो, तो उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके भी यहाँ पे आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते थे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। यहाँ पे हमें एक सिस्टम दिया हुआ है और हमें ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। बहुत आसान सा है बेटा। यहाँ पे मार्क कर लो, जैसे 2 आपको रोड्स दिए तो 1 और 2 जो है उनको मार्क कर लिया। 1 के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये ओ पॉइंट जो है वो एंड पर है और हमें पता है कोई भी रोड के एंड पॉइंट के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो वो ml² by 3 होता है। लेकिन सेकंड वाले के लिए बात करें तो यहाँ हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि पहले आप आईसीएम निकालो, तो सेकंड वाली जो रोड है उसके लिए आईसीएम होगा ml² by 12 प्लस वो जो एक एक्सिस जो उसके सेंटर ऑफ मास से जाती है और ये ओ वाली जो एक्सिस है इनके बीच की डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, वो कितनी है एल। तो हम लिखेंगे ml² by 12 प्लस ml², इट विल बी कम आउट टू बी 13/12 ml², राइट। सो आई सिस्टम मेरे पास आ गया I1 प्लस I2, इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा, ऐड करने पे हमें आंसर मिलेगा 17/12 ml²। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आपको गिवन है और एट x इक्वल टू 0 पे कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल जिसका वर्क फंक्शन इतना है उस पे गिरती है, हमें बताना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है। तो देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ इक्वेशन लिखी। अब देखो आप जानते हो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से कि के मैक्स जो होता है वो क्या होता है E-5। अब आपको एक पॉइंट और समझना पड़ेगा कि हम जानते हैं E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है, लेकिन C की वैल्यू रखेंगे और लेमडा अगर हम यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, ओमेगा हमें दिया है तो हम फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उससे हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप समझते हैं कि हम H की वैल्यू C की वैल्यू अगर हम रखें और उसको कैलकुलेट करें तो वैल्यू हमें मिलती है 1240 डिवाइड बाई लेमडा, और लेमडा जो है नैनोमीटर में होता है और वहां से वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव अब यहाँ पे इतना सा रह गया कि हमें लैम्बडा निकालना है। लैम्बडा निकालने के लिए हम C/F करेंगे, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई, अब फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे? देखो हमें यहाँ पर ये बताना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए मतलब ई ज़्यादा होना चाहिए। ई ज़्यादा होना चाहिए मतलब लैम्बडा कम होना चाहिए। लैम्बडा कम तब होगा जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो 2 दिए हुए हैं उसमें से हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को कंसीडर करेंगे। वहाँ से मेरा आंसर आ गया 250 नैनोमीटर। तो 250 नैनोमीटर को जब मैंने यहाँ रखा, E इक्वल टू मेरे पास ये 1240 डिवाइड बाई 250, इसको सॉल्व किया तो यहाँ से आ गया 4.96, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4.96, माइनस कर देंगे हम वर्क फंक्शन को जो कि 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज नंबर 2। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको एक डायग्राम दिया है जिसमें 2 पॉइंट दिए ए और बी, और ए और बी के बीच में पोटेंशियल हेड या जो हेड का डिफरेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, राइट। कुछ इन्फॉर्मेशन और दी है कि ए बाई ए मतलब जो एरिया है ए पॉइंट का वो कैपिटल ए है, बी का स्मॉल ए है, उनका रेशियो आपको 2 दिया है। थोड़ा सा इसको करेक्शन करना, 4a इक्वल टू √3 नहीं, आप a इक्वल टू √3 कंसिडर करें। और यहाँ पे प्रेशर दिया, वाटर की जो प्रेशर नहीं डेंसिटी है, डेंसिटी जो है वो हमारे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। आपको याद रखना कभी भी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम आ जाए, ये तो सीधा नजर आ रहा है कहीं ना कहीं वेंचुरीमीटर टाइप का क्वेश्चन है, तो आप तो सबसे पहले यही करोगे कि बर्नौली थ्योरम लगाओ, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ, 2 इक्वेशन आएगी, 2 वेरिएबल आएंगे, आप आराम से सोल्व कर पाओगे। हमें निकालना है वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है कि कितना वॉल्यूम फ्लो कर दिया पर सेकंड में। चलिए उसकी बात करेंगे, पहले हम लगाते हैं बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम लगाएंगे ए और बी के बीच में, तो ए पे प्रेशर लिखा मैंने पी नोट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस मान लेते हैं कि ये जो दिया है ये लेवल उसका ए से डिस्टेंस एच नोट है, तो पी नोट प्लस रो जी एच नोट, प्लस यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं इसको अगर एच ले लेते हैं तो रो जी एच, ये प्रेशर हो गया, प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर, क्योंकि मैं ये जो लिख रहा हूँ ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है, राइट। तो एनर्जी जो है ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख रहे हैं हम, राइट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1/2 रो वी स्क्वायर हो गया। वी जो है यहाँ पे वेलोसिटी है। अच्छा यहाँ पे फिर हम लिखते हैं कि आगे जो आता है एक पोटेंशियल हेड वाली जो टर्म आता है पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो वहां पे वो वाला चूंकि ए और बी दोनों सेम लेवल पर है तो वो आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे, तो उसकी जरूरत नहीं है। बी पॉइंट पे बात करेंगे तो पी नोट प्लस रो जी एच नोट हो गया, प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर आ गया। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो 1/2 रो
वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब हम लगाएंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, वहां से सोल्व करेंगे तो हमें वी बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी ए बन गया, राइट। अब मैंने क्या किया, वी बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, उसको सोल्व किया तो यहाँ से मेरे पास वी ए आ गया, राइट। वी आया, इसको मैंने कैलकुलेट किया, इट विल कम आउट टू बी 1/√3। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट, जो कि होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, राइट। तो एरिया हमारे पास जो है ए पॉइंट पे ले लो चाहे बी पॉइंट पे ले लो, सब जगह से आंसर सेम आएगा। तो एरिया जो है हम ए पॉइंट पे ए लेंगे, तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी ए की रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उसी को कैलकुलेट किया है तो हमारे लिए आसान रहेगा। तो एरिया जो है हमें यहाँ पे दिया हुआ है √3, और वेलोसिटी जो 1/√3, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1, ठीक है, 1 आ जाएगा, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकंड, राइट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो 1, ठीक है। होपफुल बेटा आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। आप अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और पॉज करके आप सॉल्यूशंस को प्रॉपर देख भी सकते हैं, राइट। और अगर कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव बेटा सिंपल है हमारा, कि आपका टाइम भी बचाना है और आपको सारे कॉन्सेप्ट से गो थ्रू भी करना है। जिसमें इसमें जो क्वेश्चन इस तरह का दिया है कि कोई एक आइडियल सोलेनोइड है, और उसकी एक्सिस जो वर्टिकल रखी हुई है, और उसमें कोई करंट फ्लो कर रही है, कोई चार्ज अगर जो है थ्रो कर रहे हैं हम डाउनवर्ड साइड में, तो एक्सेलेरेशन बताओ। देखो बेटा एक चीज समझना, कोई भी सोलेनोइड है आप उसमें करंट को फ्लो कराते हो, तो डेफिनेटली सोलेनोइड की एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट एन आई। अब उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू वी क्रॉस बी। लेकिन देखो आप चार्ज को डाउनवर्ड फेंक रहे हो, है ना, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, और बी भी इसी डायरेक्शन में है, तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों के बीच में एंगल जीरो हो गया। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें मतलब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा है, जीरो। तो जब वो फोर्स जीरो लग रहा है, तो इसका मतलब इस चार्ज के ऊपर जो यहाँ पे फोर्स लगेगा वो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो एज पर द गिवन क्वेश्चन द करेक्ट आंसर वुड बी ए इक्वल टू जी। बट देखो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता था कि कोई कोई सोलेनोइड है, अगर हमें ऊपर से मान लो कोई दूसरा मैग्नेट को जो है ड्रॉप करता हूँ, राइट, और उसके बाद मैं उसमें करंट फ्लो कराता हूँ, तो डेफिनेटली फिर वो मैग्नेट या फिर वो आयरन रोड जो है वो एक डैम्पिंग फील करेगी, और उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन जो है वो आपका जी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे साथ आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि इसके आगे पीछे भी और क्या पूछा जा सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 11। 11 पे हमें दिया है कि कोई भी वेव जो है वो प्रोपागेट करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे दिया है 69 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड की। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है कि डायरेक्शन जो दी जाती है वो ई क्रॉस बी से दी जाती है, राइट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है। जब भी ओमेगा टी माइनस के एक्स आता है, इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और एक्स डायरेक्शन में, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो जे केप दिया है, इसका मतलब डेफिनेटली आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो के पाएगा, यानी जेड डायरेक्शन में, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। अब हमें ये देखना है कि हमारे को चाहिए क्या, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन तो आई के पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जे के पे। तो जे को किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराए कि आई आ जाए, तो डेफिनेटली वो क्या आएगा बेटा, के। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका थर्मल एक्सपांशन से रिलेटेड है। इसमें आपको बोला है कि कोई 2 रोड्स है जिनकी लेंथ इक्वल है, उनको हमने एंड टू एंड कनेक्ट किया है, और उनके कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशंस भी हमें गिवन है, राइट। और हमें ये बोला है कि इनिशियल टेम्परेचर सेम है, और अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर इंक्रीज कर दूं तो फाइनल लेंथ क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको दोनों लेंथ के दोनों रोड्स के कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन डिफरेंट दिए, मतलब उनका मटेरियल डिफरेंट है, राइट। और अब हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो जो न्यू लेंथ होती है वो कैसे दी जाती है, L1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। अब दोनों रोड्स के लिए हमने इसको लिखा, हमें फाइनल लेंथ बतानी है, तो मैं L इक्वल टू लिखूंगा L1 डैश प्लस L2 डैश, L1 प्लस एल्फा टी ये लिखा। फाइनल एक्सप्रेशन ये आया, यहाँ पे बस वैल्यूज को पुट किया, क्योंकि मेरे को आंसर जो चाहिए वो सेंटीमीटर में ही चाहिए, तो मेरे को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है यूनिट्स का। 2 × 60 प्लस L आपको दिया हुआ है बेटा 60, डेल्टा टी हो गया 70, और 36 into 10 to the power minus 6। तो if you solve it you will find this value 120.1512। तो मेरा आंसर जो आएगा वो 3। अगर आप देख पा रहे होंगे बेटा, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आए वो डिफिकल्ट नहीं थे। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कैलकुलेटिव आपको मिले, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, आपको तीनों सब्जेक्ट करने होते हैं, तो वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे जो है टाइम लगे, राइट। लेकिन आपको हमेशा क्वेश्चन पहले वो पिक करना चाहिए जो जल्दी से हो जाए, और उसके बाद कुछ टाइम जरूर बचाना चाहिए जिससे आप वो क्वेश्चन कर सको जो थोड़े से लेंथी भी है, ठीक है, थोड़ा सा कूल काम रहना चाहिए। ओके,
मूव करते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका डेफिनेटली थर्मल पार्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको पूछा है व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस अगर उसका टेम्परेचर हम 10 केल्विन से बढ़ा देते हैं। तो देखो आप और साथ-साथ में कुछ चीज़ें और दी है कि नंबर ऑफ मोल्स दिया है, सीपी दिया है और आर दिया। देखो, तो हमें सब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे हमें निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, राइट? इंटरनल एनर्जी होती है एनसीवी/डीटी, राइट? एन जो होता है वो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स 10 है। सीवी मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि सीपी और आर दिया है। तो मैं जानता हूँ एक रिलेशन मेयर्स रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो सीपी जो है वो 7 है माइनस सीवी इक्वल टू सीवी मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 5 कैलोरी पर केल्विन। तो डेल्टा यू मेरे पास आ जाएगा एन सीवी डेल्टा टी। एन की वैल्यू रखी हुई है, सीवी मेरे पास आ गया और डेल्टा टी। यूनिट्स बहुत ध्यान रखिएगा, यूनिट्स दिए कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो मोल से मोल कैंसिल हो गया और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो केल्विन में, मतलब आपका आंसर कैलोरी में आएगा और आंसर आपका आया 500 कैलोरी, राइट? तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा आपका रिलेटेड है दैट इज बेस्ड ऑन द वेव ऑन ए स्ट्रिंग। और आपको पता है स्पीड ऑफ अ वेव का एक फॉर्मूला आपको पता होगा, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, जहाँ पर ये म्यू जो होता था ये क्या होता था बेटा, मास पर यूनिट लेंथ, राइट? तो यहाँ पर लीनियस मास डेंसिटी इनका जो रेशियो आपको गिवन है, हमें बताना है कितना टाइम लगेगा वेव पल्स का अगर वो एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचती है। तो ये हमारे पास स्पीड आ गई। टाइम निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड। तो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे T1 बाई T2 करूंगा तो देखो मेरे को म्यू1 और म्यू2 क्योंकि टेंशन जो है सेम बोला है क्वेश्चन में और लेंथ भी सेम है, तो इसका मतलब T1 बाई T2 जो है वो आपका अंडर रूट ऑफ म्यू1 बाई म्यू2 के बराबर है। अब म्यू1 बाई म्यू2 की बात करते हैं, 1/2 है यहाँ से, तो T1 बाई T2 किसके बराबर हो गया, 1/√2 के बराबर हो गया। देख सकते हो कि मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट के कैटेगरी में रखा जा सकता है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो है कैलकुलेटिव है तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को फर्स्ट लेवल पे स्किप करें, बट कोशिश करें कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि कोई भी एक कर्व दिया है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हमें यहाँ पे गिवन है, राइट? अब हमें यहाँ पे बताना है कि जो फोर्स लग रहा है वो आपको बताया है कि ए से बी फोर्स लग रहा है, बी से सी लग रहा है और उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो देखो बेटा अगर पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस में हम ग्राफ बनाते हैं तो हम एक रिलेशन जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे यू एक्स ग्राफ का जो स्लोप है वो आपका क्या बताएगा बेटा, फोर्स, राइट? तो इसका मतलब मेरे को एफ ए बी निकालना है तो मैं सीधा लिख दूंगा माइनस ऑफ टेन थीटा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे पूछा है कि अरेंज मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस मतलब जो भी फोर्स है उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ही आपको लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एफ ए बी, एफ बी, एफ सी डी पे बात करेंगे तो वहाँ पे स्लोप जीरो है, तो यहाँ पे इस हमारा फोर्स जीरो आ जाएगा और डी के लिए भी हमारा हाफ है। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख पा रहे हो सबसे ज्यादा जो है वो बी सी होगा, उसके बाद आपके पास ए बी आएगा, फिर डी ई आएगा और फिर सी डी। तो अगर आप करेक्ट ऑप्शन देख पा रहे हैं तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा सेकंड नंबर, राइट? बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपको बोला है कि फाइंड आउट द वर्क डन इन मूविंग अ 2 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी। देखो 2 माइक्रोकूलम चार्ज को ए से बी ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। तो अब एक रिलेशन जानते हैं कि अगर आपको जाना कहाँ से कहाँ तक बेटा, ए से बी तक जाना है, तो हम लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाई किस चार्ज को लेके जा रहे हो आप, 2 माइक्रोकूलम को लेके जा रहे हो। तो यहाँ पर आप लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल बी वी बी माइनस वी। बट याद रखना कि V जो है वो पोटेंशियल है। पोटेंशियल लिखोगे तो आप यहाँ पर जो एक चार्ज जो है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, राइट? तो 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम के रेफरेंस में आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है पोटेंशियल की, राइट? तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की। अब इंपॉर्टेंट बात आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस देखोगे तो बेटा कैसे निकालोगे, R1 निकालना पड़ेगा पहले, फिर R2 निकालना पड़ेगा। R2 जो है वो कैसे आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो डब्ल्यू ए बी मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू टेन टू पावर माइनस 6। के क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। याद रखना ये क्यू अलग है, ये वो चार्ज है जिसको आप लेके जा रहे हो और ये वाला वो चार्ज है जो ओरिजिन पे रखा, राइट? वहां से कैलकुलेट किया तो मेरे को आंसर मिला यहाँ पे 34.3 माइक्रो जूल। तो इस तरह से आप यहाँ पे वर्क डन की कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ईएमआई से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको एक रिंग दी हुई है और उस रिंग का एरिया आपको दिया वो 1 मीटर स्क्वायर है और रेजिस्टेंस जो है वो आपको 100 ओम दे दिया है। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको गिवन है
आपको हीट प्रोड्यूस बताना है। देखो हीट प्रोड्यूस होती है बेटा आई स्क्वायर आर टी, बट आपको ये बोला है कि हीट प्रोड्यूस बतानी वन टाइम पीरियड में, मतलब हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये 0 to 2 टी आई स्क्वायर आर टी। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? सबसे पहले आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो परपेंडिकुलर है रिंग के, मतलब डेफिनेटली मैग्नेटिक फ्लक्स पिक्चर में आएगा, वो हो जाएगा फाई इक्वल टू बी ए एन, वैल्यूज पुट करी, बी आ गया। अब इंड्यूस ईएमएफ होता है मेरे पास माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी करेंगे तो माइनस 100 कोस 100 टी आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से करंट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी गिवन है तो ई बाई आर कर दिया मैंने, और यहाँ से मेरे पास आंसर आया माइनस कोस ऑफ 100 टी। अब मुझे हीट निकालना है तो 0 to कैपिटल टी आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे वैल्यू पुट करी। अब आप देख पा रहे हो 100 टी ठीक है, कोस स्क्वायर 100 टी, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डी टी, क्योंकि स्मॉल है बेटा, यहाँ पे डी टी कर दीजिएगा, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, इसको डी टी कर दीजिए, राइट। यस। सो अब मैं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ डी टी करूंगा तो मुझे एक टाइम पीरियड के लिए चाहिए, तो एक टाइम पीरियड में कोस स्क्वायर का जो टर्म होता है उसका एवरेज आता है हाफ, ठीक है। और ये डी टी जो है इसका मेरा जो बनेगा वो हमारा बनेगा टाइम पीरियड टी, राइट। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो इसका हाफ हो गया, ये टी आ गया, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 50 टी। अब टी क्या होता है मेरा, 50 मल्टीप्लाई 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ से आ गया 100 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, 100। तो यहाँ से मेरे पास हीट जो आ गई वो कितनी आ गई बेटा, पाई, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 80। एक कोई गैस गीजर है जो कि हीट करता है वाटर को एट द रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट, मतलब ये आपको रेट ऑफ वाटर फ्लो दे रखा है, मीटर क्यूब पर सेकंड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 लीटर में कितना जो मीटर क्यूब होता है 10⁻³ और पर मिनट दिया तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब उसको हीट करते हैं हम वाटर को 27 से 87, और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बोला है। रेट ऑफ कंजम्पशन हम जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, MC डेल्टा T होता है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ कंजम्पशन पूछा है इसलिए Q बाई T करेंगे MC डेल्टा। अब मास क्या होता है बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻³ और वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम दिया है 5 इंटू 10⁻³ पर सेकंड दिया, इसलिए तो हमारे T का काम भी हो गया। अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट आती है वो कितनी आती है, 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन, और यहाँ पे टाइम जो है डिफरेंस हमारे पास है 87 माइनस 27। इफ यू सॉल्व इट वी विल फाइंड दिस वैल्यू 2.1 इंटू 10⁻⁴ वॉट। क्वेश्चन हमें दिया था x इंटू 10⁻⁴, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2.1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर आपका ईएमआई से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन आपको मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड दिया। इसके अंदर आपको दिया है कि यहाँ पर 3 साइडेड जो है वो तो क्या फिक्स है, लेकिन एक रोड जो है वो स्लाइड कर रही है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, जैसा आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, आपका लेंथ और आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम मोशनल ईएमएफ सीधा लिख सकते हैं बीवीएल के बराबर होगा। तो बीवीएल के बराबर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये 120 वोल्ट। तो यहाँ पे हम डायग्राम बना सकते हैं, ये कुछ ऐसा बनने वाला है, कुछ इस तरह का डायग्राम बन सकता है ये, राइट। मोशनल ईएमएफ, राइट। तो यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें जो ये आपका ये बना है, ये कितना आ जाएगा बेटा, 120 वोल्ट, और साथ में ये किससे कनेक्टेड है बेटा, 2 ओम से। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी क्या हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं, यस। करंट फ्लो होगी वो हो जाएगी हमारे पास 60 एम्पियर। तो यहाँ से मेरे पास करंट आ गई, राइट। अब करंट आते ही मेरे पास फोर्स, जब कोई भी रोड ऐसे मूव करती है तो फोर्स आता है बिल, BIL, और चूंकि बी आई और एल तीनों परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ से सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं बिल। वैल्यूज रखो, बी की वैल्यू आपके पास 4 है, आई की वैल्यू आपने 60 कैलकुलेट किया, और एल आपके पास 2 मीटर है। यहाँ से वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 480 न्यूटन, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये बोला है कि कोई एक बीम है जिसका इनिशियल डायमीटर 2 mm है, वो किसी लेंस पे जाके गिरती है और अपने आप को क्या करती है, एक पॉइंट पे जाके यहाँ पे फिक्स पॉइंट पे जाकर के इमेज बनाती है, लेकिन ये जो है एक्सपांड करती है दूसरी साइड, और वहां पे एक 14 mm का जो सिस्टम है लेंस का उस पे जाके स्ट्राइक करती है, राइट। तो हमें ये बताना है कि अगर फर्स्ट की जो फोकल लेंथ अगर 40 mm है तो सेकंड की जो है फोकल लेंथ कितनी होगी। तो हम सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है हम थिन लेंसेज का यूज करते हैं। थिन लेंसेज के केस में हम ये मान सकते हैं कि ये लगभग जो है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम ये देखें तो ये 2 mm है, तो इधर कितना है बेटा, 2 mm डिवाइड बाई इसकी फोकल लेंथ कितनी है 40, तो ये 14 है, तो ये फोकल लेंथ कितनी होगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर यहाँ पे 280 mm, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया था कि कोई एक सैटेलाइट है वो प्लेनेट के
अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहा है और उसकी इनिशियल रेडियस 1.5 आर है, राइट। और उसके बाद अगर हम उसको 3 आर पे ट्रांसफर कर दें तो कितनी एनर्जी हमें एडिशनल देनी पड़ेगी ताकि मैं उसको ट्रांसफर कर सकूं। अच्छी बात है। देखो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं वो होता है माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर। कैपिटल एम जो है वो मास है प्लेनेट का और स्मॉल एम जो मास है वो है सैटेलाइट का, राइट। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ऑर्बिटल वेलोसिटी दी जाती है वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर से, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा जी एम एम अपॉन टू आर। तो टोटल एनर्जी मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे जी एम एम अपॉन टू आर माइनस जी एम एम अपॉन आर, माइनस जी एम एम अपॉन टू आर। तो फर्स्ट वाले केस में हम आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे आर वन और दूसरी हो जाएगा आर टू। क्योंकि मुझे एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा है क्योंकि मेरी एनर्जी जो कम है वो कहाँ है, वन पर, और ज्यादा कहाँ पर है, टू पर। तो डेफिनेट टोटल एनर्जी वहां ज्यादा। तो मैं अगर अब बात कर रहा हूँ तो मुझे अब कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एक्सटर्नल एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो इसको मैंने सोल्व किया, वैल्यूज पुट कर दी बेटा आर टू और आर वन की। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा जी एम एम अपॉन सिक्स आर। अगर ये इस तरह की चीज आई है तो यहाँ पे लेमड़ा की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, सिक्स। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो स्प्रिंग कांस्टेंट दिए K1 और K2 और उनको हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा हमें बताना परसेंटेज एरर कितना होगा। अच्छी बात है। जब भी दो स्प्रिंग पैरेलल कनेक्ट हो जाती है और अगर हम कुछ फोर्स लगा करके दोनों को अलोंगेट करते हैं तो अलोंगेशन सेम होता है। तो यहाँ पे तो फोर्स आ जाएगा F इक्वल टू F1 प्लस F2। एफ को लिखेंगे हम Kp इंटू एक्स इक्वल टू K1x प्लस K2x। यहाँ से x को कैंसिल कर दिया तो Kp आ जाएगा K1 प्लस K2। तो ये मेरे पास आ गया, लेकिन हमें तो परसेंटेज एरर निकालना है। तो जब भी कोई एडिशन होता है तो उसमें एरर सीधा ऐड कर देते हैं, डेल्टा केपी को डेल्टा के वन प्लस डेल्टा के टू। मतलब इसमें 0.2 का एरर था के वन में और के टू की रीडिंग्स में 0.3 का एरर है। इसको देखोगे तो 0.5 का एरर। तो डेल्टा केपी अपॉन केपी इंटू हंड्रेड, यहाँ से मैं सोल्व करूंगा तो 0.5 अपॉन 50 इंटू हंड्रेड। इफ यू सॉल्व इट वी विल फाइंड द परसेंटेज एरर कम आउट टू बी 1%। आंसर इज 1, राइट। 23, ये क्वेश्चन जो है आपका वाईडीएससी से रिलेटेड है। इसके अंदर आपकी एक स्लिट है, एक स्लैब है जिसकी विड्थ टी है, उसको इंसर्ट किया गया है इन द पाथ ऑफ वन स्लिट, और जिसके कारण से आपका इंटरफेरेंस पैटर्न जो 0.2 सेंटीमीटर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है स्लैब का 1.5 गिवन है और उसकी थिकनेस टी है। अब मुझे ये बताना है कि यहाँ पर एन का वैल्यू क्या हो। बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपने क्लास में कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा कि जो शिफ्ट है वो आपका दिया जाता है कैपिटल डी बाई डी म्यू माइनस वन इंटू टी से, जहाँ कैपिटल डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लैब स्लिट्स, राइट, वो है। और स्मॉल डी जो है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है, राइट। तो यहाँ से अगर हम देखोगे, यहाँ से आप सॉल्व करोगे, वैल्यूज पुट करो, डेल्टा एक्स आपके पास सेंटीमीटर में दिया है, यूनिट कन्वर्जन को ध्यान रखें, कैपिटल डी और स्मॉल डी भी दिया है, म्यू भी दिया है, टी का वैल्यू हमें जो है वो दिया है कैपिटल एन माइक्रोमीटर, तो मैंने उसको यहीं पुट कर लिया और उसका इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास आएगा वो आएगा 8, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि कोई एक पार्टिकल है जिसका मास हमारे पास 1 किलोग्राम है और वो स्टार्ट करता है, उसका फोर्स दिया हुआ है 40 क्यूब आई के माइनस 3t स्क्वायर जे के। स्पीड ऑफ द पार्टिकल t इक्वल 1 सेकंड पे अंडर रूट एल्फा है, हमें वो बताना। अच्छी बात है। जो जो वैल्यू दिया है सबसे पहले उनको पुट कर दिया, फोर्स की वैल्यू रखी, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 पे हमें रूट एल्फा दिया है, एल्फा निकालना है। तो हम जानते हैं कि फोर्स को मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, चूंकि मास 1 किलोग्राम है तो सेम रहेगा। अब मुझे यहाँ वेलोसिटी निकालना है और चूंकि एक्सीलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन पे आने वाले हैं। इंटीग्रेशन पे आके t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल चूंकि रेस्ट पे था तो जीरो, और t इक्वल टू 1 पे उसकी वेलोसिटी मैंने मान ली v, और v जो है अंडर रूट अल्फा के बराबर है, मुझे पता है। यहाँ से मैंने सोल्व किया तो मुझे v का वैल्यू ये मिला। मैंने मैग्नीट्यूड निकाला क्योंकि इन्होंने स्पीड बोला है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, तो यहाँ पर ये स्पीड हो गया, यहाँ से रूट टू आ गया, यहाँ से रूट अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। तो यहाँ पे हमारा अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस जो है उसकी वैल्यू दी है फोकल लेंथ की, और उसके बाद ट्यूब की लेंथ दी है 26 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन बताना था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब मैग्निफिकेशन का सीधा फॉर्मूला अगर आप एनसीईआरटी से भी उठाएंगे तो वहां पे सीधा फॉर्मूला दिया है, उसी का यूज करना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ ट्यूब लेंथ एल अपॉन एफ नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। एल आपके पास है बेटा कितना, 26 सेंटीमीटर, राइट। एफ नोट जो है वो मेरे पास कितना है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस 1.25 सेंटीमीटर। आई लेंस जो है ये डी जो होता है ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर, और एफ ई जो है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। इफ आई सॉल्व इट आई कैन फाइंड दिस इज एम इक्वल टू 104, राइट। So student, this is all about the JEE Main Session 2021
21 जून फर्स्ट शिफ्ट, राइट? तो इसी तरह से बेटा आप मेरे साथ बने रहो और अच्छे से अच्छी मेहनत करो, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. Like, subscribe and share SAP Physics Express, and thank you so much for your patience. Definitely you will learn so many things from my video. Thank you so much.